सभी को नमस्कार। हेलो हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ इस प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको आधुनिक हिंदी कविता की विभिन्न काव्य धाराएँ उसका परिचय करवाया था। तो वो विभिन्न काव्य धाराएँ जो थी, अब हम उनको एक एक करके अलग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले था भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग का जो काव्य है उसकी क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यही इस युग का सबसे मुख्य प्रश्न बनता है। भारतेंदु युग के कविता की या काव्य की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहले भूमिका के रूप में आपको बताना है, भारतेंदु युग की समय सीमा सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी मानी जाती है। भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी काव्य का आरंभ माना जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु ने हिंदी कविता में जन सामान्य के जीवन के सुख दुख को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस प्रकार कविता जन जीवन के समीप आई, क्योंकि भारतेंदु से पूर्व जो रीतिकाल का समय था उसमें कविता का विषय श्रृंगार प्रधान था और भोग विलास से ही कविता जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में लगी हुई थी। आम जनजीवन से उनका कोई वास्ता नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। तो इस प्रकार भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को आम जनजीवन से जोड़ा। भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर समसामयिक समस्याओं से उसे जोड़ा। इस युग की कविता में प्राचीनता और नवीनता का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसलिए भारतेंदु युग को आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये थी इसकी भूमिका। फिर हमें इसके भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के नाम बताने हैं, नाम लिखनी है आपको, यहाँ पर इनका वर्णन नहीं करना है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो गए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, बाल मुकुंद गुप्त, बाल कृष्ण भट्ट आदि। तो ये भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख कवियों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। उसके पश्चात जो यहाँ का मुख्य प्रश्न बनता है वही है हमारा प्रवृत्तियाँ। प्रवृत्तियाँ विशेषताएं, ठीक है, प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं कहते हैं। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना। कोई भी एक शब्द आप इसमें से उपयोग कर सकते हैं, चाहे इसको देशभक्ति की भावना लिख सकते हैं या फिर राष्ट्रीयता की भावना लिख सकते हैं। भारतेंदु जी आधुनिक युग के प्रथम राष्ट्रीय कवि कहे जा सकते हैं। उनके काव्य में देशभक्ति की सशक्त भावना मुखरित हुई है, उभर कर आई है। देखिए, जब विदेशी शासकों का अत्याचार था तो उनसे पीड़ित जो भारतीय जनता थी उनके अंदर राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युग के कवियों ने ही किया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो भारतेंदु के विषय में लिखा है कि भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का ही था, जो अपने आप में प्रकट करता है कि देशभक्ति की भावना प्रबल थी। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है ये कि भारतेंदु की वाणी का सबसे ऊंचा स्वर देशभक्ति का ही था। उनकी कविताओं में देश की दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। भारतेंदु युग की जो कविताएं थी उनमें देशभक्ति कई रूपों में प्रकट हुई है। कई रूपों में मतलब जैसे कहीं कहीं पर तो कविताओं के माध्यम से विदेशी शासन का विरोध किया गया है और कहीं कहीं पर भारतवासियों को कविताओं के माध्यम से प्रेरित किया गया है। तो इस प्रकार जो देशभक्ति की भावना थी वो भारतेंदु युग में देखने को मिलती है। स्वयं भारतेंदु के काव्य में हम देखते हैं कि देशभक्ति का और राजभक्ति का एक अद्भुत समन्वय मिलता है। अंग्रेज जो हैं वो एक कुशल शासन व्यवस्था चला रहे थे, लेकिन वो भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। और उस आर्थिक शोषण को चित्रित करती हुई भारतेंदु की कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रही हूँ। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पई धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। तो जो भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे उस पर भारतेंदु जी की ये पंक्तियां हैं। उसी प्रकार तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के कवियों में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। दूसरी विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी है समाज की दुर्दशा का चित्रण।
अब देखिए, रीतिकाल का समय था भारतेंदु युग से पूर्व। तो रीतिकाल के जो कवि थे वो तो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में ही लगे हुए थे। तो रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, समाज की तरफ अपनी आंखें बंद कर ली। तो फिर भारतेंदु युग के कवियों ने समाज का यथातथ्य चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तो भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि एक नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, इन विषयों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस युग के कवियों ने इन विषय पर कविताएं लिखी, सामाजिक रूढ़ियों को सिरे से नकार दिया और इन जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको अपने काव्य का विषय बनाकर लोगों को जागृत किया। तो भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक कुरीतियों को तो नकारा ही नकारा और उन कुरीतियों का विरोध करने के लिए भी अपनी कविता के माध्यम से बढ़ चढ़कर योगदान दिया। हम पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जो उन्होंने बाल विधवाओं की दुर्दशा पर लिखा है वो पंक्तियां मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है बाल विधवाओं की दुर्दशा पर? कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। तो इस प्रकार से जो सामाजिक बुराइयां थी, समाज की दुर्दशा थी, उनका चित्रण भारतेंदु युग के कवियों ने किया है। साथ ही साथ सामाजिक जागरण और समाज सुधार की प्रवृत्ति इस युग में देखी जा सकती है। तीसरी विशेषता है भक्ति भावना। अब देखिए, भारतेंदु युग का जो काव्य था उसमें नई नई जो प्रवृत्तियां थी, नई नई विशेषताएं जो थी, वो उसमें भक्ति भावना का आदर्श भी दिखाई पड़ता है। यानी भारतेंदु युग के काव्य में नई नई प्रवृत्तियों के साथ साथ भक्ति भावना का आदर्श भी देखा जा सकता है। या यूं कहें कि भारतेंदु जी को तो भक्ति भावना पैतृक विरासत के रूप में मिली थी। उन्होंने भक्ति परक रचनाएं भी तो लिखी हैं, जैसे भक्ति सर्वस्व है, वैशाख महात्म्य है, कार्तिक स्नान, ये भारतेंदु जी की भक्ति भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। तो भारतेंदु युग में जो राधा और श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। भारतेंदु स्वयं एक महान कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने माधुर्य भाव की भक्ति ली, कर्मकांड आदि को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार भारतेंदु युग में भक्ति भावना की जो तन्मयता है उसके दर्शन होते हैं। भारतेंदु की कुछ पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृषभानु दुलारी। तो ये भारतेंदु की राधा कृष्ण के ऊपर लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। उसी प्रकार भारतेंदु युग के कुछ और कवियों के बारे में आपको बता दूं, जैसे पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं। उनके काव्य में भक्ति भावना का रूप दिखाई देता है और वो रूप कौन सा है? वो निर्गुण काव्य का रूप उनके वहाँ पर हमें प्रकट होता है। संसार की जो नश्वरता है, निस्सारता है, मोह माया के बंधन है, विषय वासना है आदि का उल्लेख पंडित प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण दास के काव्य में भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की भक्ति भावना भारतेंदु युग में थी। चौथा जो हमारा बिंदु है वो है प्रकृति चित्रण। ठीक है, अब प्रकृति चित्रण, भारतेंदु युग के कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। कहीं कहीं पर प्रकृति का चित्रण हम देखते हैं कि परंपरागत रूप में भी हुआ है, लेकिन स्वच्छंद रूप में उन्होंने किया है। परंपरागत रूप में तो कहीं कहीं पर ही देखने को मिलता है। जैसे एक और तो वो वसंत का, वर्षा का, इन आदि ऋतुओं का सुंदर चित्रण करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने गंगा का, यमुना आदि का भी सुंदर चित्रण किया है। जैसे भारतेंदु की जो रचना है वसंत होली, उसमें उन्होंने वसंत का वर्णन किया है, और भारतेंदु की दूसरी रचना है चंद्रावली नाटिका, उसमें उन्होंने यमुना का वर्णन किया है। तो भारतेंदु जी के द्वारा किया गया यमुना वर्णन है वो अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रही हूँ, आपने पहले सुनी हुई भी हैं ये। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन, हित मनहु सुहाए। आपने तो केवल पहली पंक्ति ही सुनी हुई है, दूसरी तो आपके लिए बिल्कुल एक नई ही होगी। तो इस प्रकार जो है वो प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु युग का मैंने आपको बताया। तो क्या कहेंगे हम? प्रकृति चित्रण स्वच्छंद रूप में किया गया है, कहीं कहीं पर परंपरागत वर्णन देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युग के कवियों ने जो है वो नर प्रकृति से संबंधित कविताएं ज़्यादा लिखी हैं।
और उनकी कविताओं में संवेदनाओं का अभाव है, नागरिक जीवन का चित्रण अधिक मिलता है। तो इस प्रकार प्रकृति चित्रण था। ये अगला हमारा बिंदु है श्रृंगारिकता। देखिए श्रृंगारिकता यानी श्रृंगार भावना भी आप इसको कह सकते हैं। भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार भावना का भी चित्रण हुआ है, यानी श्रृंगारिकता का चित्रण भी हुआ है। लेकिन भारतेंदु युग के जो कवि हैं उन्होंने श्रृंगार का जो है वो मर्यादित वर्णन किया है। रीतिकाल की तरह अश्लील वर्णन इन्होंने नहीं किया, श्रृंगार का मर्यादित वर्णन किया है। कहीं हम देखते हैं कि रीतिकालीन पद्धति पर जो नक्शिक वर्णन, नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है, लेकिन कृष्ण को नायक मानकर और राधा को नायिका मानकर उनके प्रेम का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम माधुरी है, प्रेम फुलवारी है, उसमें श्रृंगार भावना का सुंदर रूप हमें देखने को मिलता है। तो श्रृंगार भावना कैसी थी इनकी? रीतिकाल की भांति अश्लील और नग्न नहीं थी। इसमें इस युग में जो आदर्शमय प्रेम था वो यहाँ पर प्रकट होता है। अगली जो विशेषता है वो है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। अब हास्य व्यंग्य भारतेंदु युग में हम कह सकते हैं कि जो हास्य और व्यंग्य का चित्रण इन्होंने किया है वो अपने आप में एक नई विशेषता है। क्यों? क्योंकि हास्य और व्यंग्य की रचनाओं के महत्व को समझते हुए इन कवियों ने अंग्रेजी शासन, पश्चिमी सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास और सामाजिक रूढ़ियों पर करारी चोट की है हास्य और व्यंग्य के सहारे। आप देखते हैं कि स्वयं भारतेंदु जी ने अपने नाटकों में, अपने एकांकियों में इन व्यंग्यपूर्ण उक्तियों का प्रयोग किया है और जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उनका सुंदर चित्रण किया है। जैसे अंधेर नगरी में वो क्या कहते हैं, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये हास्य व्यंग्य प्रहसन है, ये अंधेर नगरी उनका। उसमें कहते हैं अंधेर नगरी में चूरन वाला क्या कहता है, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अब जो नए जमाने की मुकरी हैं उसमें भी कवियों ने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किए हैं। मद्यपान से संबंधित उनकी व्यंग्यपूर्ण उक्तियाँ देखिए, आपको बता देती हूँ कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर। मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो इस प्रकार की जो भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य का बड़ा सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। फिर है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, अगली विशेषता है हमारी। अब देखिए इस युग का जो साहित्य था उसमें भाषा की दृष्टि से, शैली की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से हमें प्राचीनता और नवीनता का समन्वय देखने को मिलता है। क्योंकि इस युग के साथ जो समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति का एक नया युग शुरू होता है। भारतेंदु युग के साथ भी समाज, राजनीति, धर्म, संस्कृति अपने एक नए रूप में आती है। ठीक है, अब नए रूप में क्यों? अब जो भारतीय अतीत का गौरव था, भारतीय अतीत का गौरव है, वो एक आदर्श साहित्य के रूप में प्रकट होता है। अब नए और पुराने का समन्वय मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारतेंदु युग से पहले जो रीतिकाल था और रीतिकाल में जो विलास की भावना थी, श्रृंगारिकता थी, वो अवशेष भारतेंदु युग में भी कुछ बचे हुए हैं। लेकिन वो पुराने अवशेष और नए विचार ये दोनों मिल गए हैं और इस प्रकार नए और पुराने दोनों विचार, आदर्श और उद्देश्य इस युग के साहित्य में देखने को मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्राचीनता और नवीनता का एक मिला जुला रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। नई सामाजिक चेतना का उदय होता है और रीतिकाल के कुछ पुराने अवशेष इसमें बचे हुए हैं। तो इसलिए कहेंगे प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। अगली हमारी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। देखिए इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या होता है? वृतांत, वर्णन करना। ठीक है, वर्णन करना। अब भारतेंदु युग में जो कविताएं लिखी गई वो उन कविताओं में क्या है, जो अनुभूति है, विचार है, उनकी गहराई ज़्यादा देखने को हमें नहीं मिलती।
भारतेंदु युगीन का जो युग का जो काव्य है, उसमें लिखे गए पदों में विचारों और अनुभूतियों की गहनता दिखाई नहीं देती। तुकबंदियों का प्रयोग किया गया है और तुकबंदियों के द्वारा ही कवियों ने जो सामाजिक पक्ष हैं उनको उजागर करने का प्रयास किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने जो पद्यात्मक निबंध लिखे और दूसरे कवियों ने जो उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविताएं लिखी, उनमें केवल और केवल हमें इतिवृत्तात्मकता के ही दर्शन होते हैं। और एक यही जो विशेषता है जिसने द्विवेदी युगीन कविता का आधार बनाया, यानी ये भी कह सकते हैं कि यही विशेषता आगे चलकर द्विवेदी युग में विकसित हुई है। इसीलिए इस काल की कविता को किसी उच्च कोटि में नहीं रखा जा सकता इतिवृत्तात्मकता की अधिकता के कारण। अगला हमारा बिंदु है काव्य विधा, यानी काव्य का रूप क्या था। तो देखिए, भारतेंदु युग में काव्य का रूप था मुक्तक। ठीक है, तो विषयों की विभिन्नता के कारण कवियों ने मुक्तक रचनाएं ज़्यादा लिखी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्रबंध काव्य लिखे ही नहीं गए, प्रबंध काव्यों की भी रचना की गई, लेकिन अधिकतर कवियों ने मुक्तक काव्य को ही अपनाया। तो काव्य विधा के रूप में हम लिखेंगे कि भारतेंदु युग का जो काव्य है उसकी विधा क्या है, मुक्तक काव्य है। फिर हम बात करते हैं छंद की। देखिए, छंद की दृष्टि से अगर हम कहें तो भारतेंदु युग की कविता में एक नया बदलाव आया, क्योंकि रीतिकाल में हम देखते हैं कि दोहा, कवित्त, सवैया इन छंदों के प्रति कवियों की रुचि अधिक थी, परंतु यहाँ भारतेंदु युग में आते आते गीतिका, हरिगीतिका, सोरठा, चौपाई, रोला, छप्पे आदि छंदों का प्रयोग भी किया जाने लगा। यानी भारतेंदु युग में वार्णिक छंदों का प्रयोग अधिक हुआ था। हम ये कह सकते हैं कि वार्णिक छंदों का प्रयोग अधिक हुआ था। और कुछ कवियों ने अपनी कविताओं में संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग भी किया है। ये कहेंगे हम कि इस युग की कविता में किसी नए छंद का प्रयोग नहीं किया गया, पुराने छंदों का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन किसी नए छंद का प्रयोग इस युग में नहीं हुआ। लेकिन भले ही नए छंदों का प्रयोग नहीं किया गया, फिर भी इस युग की कविता में छंदों का अभाव हमें देखने को नहीं मिलता। पर्याप्त मात्रा में छंदों का प्रयोग किया गया है, छंदों का अभाव नहीं है। अगला और अंतिम हमारा पॉइंट है भाषा। अब देखिए, भारतेंदु युग में जो भाषा के बारे में विचार करें तो काव्य के क्षेत्र में ब्रज भाषा का प्रयोग होता था और गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग होता था। भाषाएं अलग अलग थी। अगर कविता का लेखन होता था तो ब्रज भाषा को लिख लेते थे, और अगर गद्य लिखना होता तो खड़ी बोली का प्रयोग होता था। तो इस युग में भाषा के संबंध में काफ़ी विवाद छिड़ा था, काफ़ी झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े का निपटान जाकर द्विवेदी युग में हुआ था। तो वो क्या झगड़ा सुलझा वो मैं आपको द्विवेदी युग में ही बताऊंगी। ठीक है, इस युग में भाषा का एक विवाद छिड़ा। क्यों? क्योंकि काव्य का लेखन करें तो ब्रज भाषा का प्रयोग, गद्य का लेखन करें तो खड़ी बोली का प्रयोग। तो इस प्रकार भाषा का ये विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ और उसका निपटान हुआ द्विवेदी युग में। ठीक है, क्योंकि जो खड़ी बोली में लिखी गई कविताएं थी, इस युग की जो कविताएं हैं वो बड़ी नीरस सी थी, निर्जीव सी लगती थी। लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे कि भारतेंदु और उनके जो समकालीन कवि हैं, भाषा के प्रति उनका एक विशेष मोह देखने को मिलता है। भारतेंदु ने तो स्वयं भाषा को लोकप्रिय बनाने का बहुत यानी भरसक प्रयास किया है, और उनकी वो कुछ पंक्तियां मैं आपको बता देती हूँ भाषा के बारे में ही। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय सो सूल। तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं भाषा के बारे में, जिसमें उनका भाषा प्रेम प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार ये थी प्रवृत्तियां भारतेंदु युग की। तो अंत में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ, और भारतेंदु को सच्चे अर्थों में हम आधुनिक काल का जनक कह सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ समझ आई होगी। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।